गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल पे स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने हिमाचल के बच्चे क्लर्क के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। IBPS आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है। तो अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, अपना एक आधा एग्ज़ाम पहले दिया भी हुआ है, उनके लिए सक्सेस ट्री इन सेशंस में इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हम इस बार एग्ज़ाम ये डेफिनेटली क्लियर करेंगे। और अगर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पहली बार ये कोई एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लेना है, पहली बार प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए भी मैं ये चीज़ इंश्योर कर रहा हूँ कि सक्सेस ट्री के साथ जुड़कर अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत अच्छे से सिलेबस आपका तैयार होगा। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हुए अपना घर पे भी थोड़ा एफर्ट्स लगाएंगे, वो डेफिनेटली इस बार हिमाचल का क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो इन सेशंस में आपको मालूम है कि IBPS एग्जाम कंडक्ट करेगा। प्री में आपके 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग और साथ ही साथ आपकी एक लैंग्वेज होगी इंग्लिश की, और मेंस में आपका एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। तो प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस, अगर सवाल किस तरह के बनकर आएंगे उसकी बात करें, सवाल किस लेवल तक के आएंगे लेवल की बात करें, तो प्री का भी लेवल, प्री के हिसाब के क्वेश्चंस, मेंस का भी लेवल, मेंस के भी हिसाब के क्वेश्चन, हर एक चीज की तैयारी आप यहां पे हमारे यूट्यूब चैनल पे, और जो हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हुआ है उसमें स्ट्रेटेजिक वे में एक आप पूरे सिलेबस को हमारे साथ तैयार करेंगे। तो जिन बच्चों की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है, उनकी प्रिपरेशन अगले दिनों में जारी रहे, स्टडी के साथ इन टच बना रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, ताकि आखिर में जाकर एग्जाम क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हमने ये यूट्यूब सेशंस इंट्रोड्यूस किए थे। आप ऑलरेडी 1-2 हफ्तों से ये सेशंस लगा रहे हैं। मैथ्स के सेशंस में आपने थोड़ा शेड्यूल टाइट की वजह से नहीं लगा पाया था, तो अभी मैं सेशंस आपके मैथ्स के भी स्टार्ट करूंगा और अगले दिनों में इनको कंटिन्यू भी करूंगा। और इन सेशंस में मेरा फोकस रहेगा उन बच्चों के ऊपर जिन्होंने अपना सिलेबस थोड़ा बहुत तैयार कर रखा है। बच्चे, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, पहले सेशंस में भी बोली थी कि जिन बच्चों का सिलेबस ही नहीं तैयार, वो सिर्फ यूट्यूब के भरोसे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। वो अपना कहीं से भी आइदर पेड आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस जीरो से लेकर आखिर तक तैयार करेंगे। फिर YouTube पे जो मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, ताकि थोड़ी कंसिस्टेंसी भी बनी रहे, और साथ ही साथ जिस तरह के मिक्स क्वेश्चंस आपने एग्जाम में देखने उनकी प्रैक्टिस होती जाए। तो फिर इन YouTube सेशंस पे ध्यान देना है। तो जिन बच्चों का तो सिलेबस तैयार है, वो डायरेक्ट इन YouTube सेशंस के जरिए अपना एग्जाम देकर आएंगे और क्लियर भी करेंगे। लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस नहीं तैयार, मैं कह रहा हूं कि सीधा YouTube पे मत आइए, सिलेबस तैयार कीजिए अच्छे से, किसी भी अच्छे टीचर के साथ, किसी भी अच्छी टीम के साथ अपना सिलेबस तैयार कीजिए, फिर YouTube पे मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो मेरा जो इस बार का मकसद रहेगा कि इन YouTube सेशंस के जरिए मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करवाऊंगा, लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा जिस तरह के क्वेश्चंस IBPS स्पेसिफिकली डालता रहा है। मैं यहां पे आपके इन सेशंस में रैंडम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसी नहीं करवा दूंगा कि वो अगर किसी भी एग्जाम में आया है, वो चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में आया है, वो चाहे नायब तहसीलदार के एग्जाम में आया है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपका एग्जाम IBPS कंडक्ट कर रहे हैं, तो IBPS किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि डालेगा, उस तरह की इन सेशंस में प्रैक्टिस होगी। जिस दिन मैं आपके CSET की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपने HPAS का एग्जाम देना है, तो HPAS में जिस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहेंगे उसकी वहां पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इन सेशंस में IBPS किस तरह के आपको क्वेश्चंस कल पूछेगा, आज वहां यहां पे हमारी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जीरो से लेकर आखिरी लेवल तक जिस तरह के क्वेश्चंस, जिस लेवल तक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो आपको इन सेशंस में कवर करवाता जाऊंगा। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, प्लीज सेशन को लाइक जरूर करें। और पहले क्वेश्चंस परसेंटेज की फ्रैक्शंस याद करवाएंगे ये क्वेश्चंस। ध्यान दीजिए, एग्जामिनर कह रहा है इफ इनकम ऑफ वंदना इज, वंदना की इनकम कितनी है? 25% नहीं है, 25% ज्यादा है। इनकम ऑफ वंदना इज 25% मोर देन दैट ऑफ आरती। एग्जामिनर पहले सेंटेंस में वंदना की इनकम का आरती के साथ कंपैरिजन कर रहा है कि भाई वंदना की इनकम कितनी है? आरती की इनकम से 25% अधिक है, यह दिया हुआ है। तो पूछा गया है देन इनकम ऑफ आरती इज, तो पूछा आरती के बारे में गया है कि कितने परसेंट लेस है वंदना से। तो बेसिकली एग्जामिनर कह रहे हैं कि वंदना की इनकम आरती से ज्यादा है, 25% मोर। तो आरती की इनकम वंदना से कितनी कम होगी, ये पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए बच्चे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, और फिर 25% मोर क्या हो जाता है, ये देखना पड़ेगा। बच्चे 25% आपने पढ़ा हुआ कि 1/4 होता है।
अब 1/4 क्या है? 25% की फ्रैक्शन है। ऑल द क्वेश्चन कहीं से भी आ गया आपका, मैं आगे इसी सेशन में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, वहां पर भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपकी ये जो फ्रैक्शंस है, इन फ्रैक्शन, ये जो परसेंट वैल्यूज हैं, इनकी आपको फ्रैक्शंस कितनी अच्छे से याद है, और अगर याद है तो फिर उनको किस तरह से यूज करना है ये मैं समझाऊंगा। बच्चे, एग्जामिनर कह रहा है कि वंदना की इनकम कितनी है? आरती से 25% ज्यादा। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 4 में से 1 की बात हो रही है, लेकिन 4 में से 1 की बात क्या हो रही है? 4 से 1 ज्यादा है। मोर लिखा हुआ है तो 4 से 1 ज्यादा है, यानी कि वंदना की इनकम क्या है? आरती से ज्यादा है। तो मतलब एग्जामिनर कह रहा है कि अगर आरती की इनकम 4 रुपए है तो वंदना की इनकम उससे 1 ज्यादा, यानी कि 5 रुपए है। तो बेसिकली डायरेक्ट यहां से आपकी वंदना और आरती की इनकम की रेशियो आ जाएगी। अब आगे पढ़ाने से पहले कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कमेंट कर देना अगर किसी एक भी बच्चे ने ऐसा सोचा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर, जब हमें डायरेक्ट दिया गया है कि वंदना की इनकम आरती से 25% ज्यादा है, तो हम आरती को 100 रख देते हैं, वंदना 25% ज्यादा तो 125 रख देंगे। अगर किसी बच्चे ने सोचा कि सर हम आरती को 100 रख देते हैं तो वंदना उससे 25% ज्यादा, तो इसको 125 लिख देंगे, और फिर 100 और 125 आपका 4 और 5 ही आ जाएगा। तो ऐसे भी कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर फिर इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 100 और ये 25% ज्यादा 125 लिख देंगे तो 5/4 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं बच्चे, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने कहा होता द इनकम ऑफ वंदना इज 16.2/3% मोर देन आरती, अगर एग्जामिनर ने 25% की जगह 16 सही 2/3% लिखा होता, फिर क्या आप यहां पे 100 और यहां पे 116 सही 2/3 लिखते? फिर नहीं लिखते। तो इसीलिए मैं आपको इस चीज की प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि बच्चे, एग्जामिनर किसी भी तरह की वैल्यू यूज कर सकता है, आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कोई भी परसेंट वैल्यू लिखी होगी तो उसकी फ्रैक्शन अगर याद है अच्छे से कि 1/4 है, 16 सही 2/3% लिखा होता तो 1/6 होता, 1/6 ज्यादा का मतलब 6 से 1 ज्यादा, यानी कि फिर आरती की इनकम 6 तो वंदना की इनकम 7 रुपए आ जाती। तो इन चीजों की अच्छे से तैयारी करने के लिए हमें फिर फ्रैक्शंस याद करनी पड़ेंगी और उनको यूज भी करना होगा। तो अभी आपकी रेशो क्या आ गई? वंदना और आरती की इनकम है 5/4। सवाल पूछा गया है इनकम ऑफ आरती इज हाउ मच परसेंट लेस, कितने प्रतिशत कम है वंदना से। तो आरती की इनकम वंदना से कम है, परसेंटेज में फाइंड करना है। परसेंटेज को गोली मारो, मुझे वैसे रुपीस में बताओ कि भाई आरती की इनकम वंदना से कितनी कम है। आप कहोगे सर 1 रुपया कम है, मैं कहूंगा वेरी गुड, 1 रुपया तो कम है, लेकिन परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बताने का मतलब कंपैरिजन होगा किसके साथ? वंदना से देखना है तो कंपैरिजन वंदना के साथ 5 के साथ होगा। तो 1 रुपया कम है 5 से, परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपका आ जाएगा सी ऑप्शन 20%। जितने बच्चे बैठे हैं प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करके बताएं। मैं आपके साथ साथ कमेंट्स पढ़ता जा रहा हूं, कमेंट्स जरूर करके बताएं कितने बच्चों को कहानी समझ आ रही है, ताकि अगले सेशंस में फिर मैं इन चीजों का हवाला देते हुए आगे की चीजें भी तैयार करवाता जाऊं। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन। हरि की इनकम, एग्जामिनर कह रहा है हरि की इनकम क्या है? 20% ज्यादा है मधु से। हरि की इनकम मधु से 20% ज्यादा है, तो मधु की इनकम कम है हरि की इनकम से बाय व्हाट परसेंट? तो एग्जामिनर ने हरि की इनकम कही है कि मधु से 20% ज्यादा है, तो आपने देखना है कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है। 20% होता है बच्चे 1/5। 1/5 ज्यादा का मतलब 5 से 1 ज्यादा, यानी कि मधु की इनकम अगर 5 है तो हरि की इनकम 1 ज्यादा है 6। तो यहां से आपके पास हरि और मधु की इनकम की रेशियो आ गई 6/5। हरि की इनकम मोर है तो हरि की ज्यादा होगी मधु से। 1/5 मोर है तो 5 से 1 मोर है, यानी कि मधु की इनकम 5 रुपए है तो हरि की इनकम 6 रुपए है। अब एग्जामिनर ने सवाल पूछा है कि भाई अब मधु की इनकम बताओ कम है हरि से बाय व्हाट परसेंट? आपके चारों ऑप्शन परसेंटेज में है, तो मधु की इनकम हरि से रुपीज में कितनी कम है? 1 रुपया। वो 6 है तो उसकी 5 है। हमने वो 1 रुपया परसेंटेज में बताना है तो किसके साथ कंपैरिजन होगा? हरि से देखना है तो 6 के साथ कंपैरिजन होगा। तो 1/6 और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 6 कर देंगे तो 1/6 की वैल्यू बच्चे आपकी आ जाएगी 16 सही 2/3%। सेकंड ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से बच्चे आपने परसेंटेज की फ्रैक्शंस जो है वो यूज करनी है। बिल्कुल ठीक है, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं
बिल्कुल ठीक है। और प्लीज सेशन को लाइक जरूर करके बताएं, लाइक और साथ ही साथ कमेंट करते जाएं कि चीजें समझ आ रही है। सेशन लाइक और बाकी बच्चों के साथ शेयर करें। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, एग्जामिनर कह रहा है ड्यू टू 25% इंक्रीज, 25% कोई चीज बढ़ गई क्या, 25% का इंक्रीज हुआ इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, चावल की जो कीमत है वो 25% बढ़ गई, चावल पहले से 25% महंगे हो गए। चावल महंगे होने से क्या होगा, चावल महंगे होने से होंगी दो तरह की चीजें, या तो ये होगा कि चावल महंगे हो गए तो अब पहले से ज्यादा खर्चा होगा, मैं जितने चावल लेने गया था उतने ही लेकर आने हैं, लेकिन चावल 25% महंगे हो गए तो मेरा खर्चा भी 25% अधिक होगा। या फिर दूसरी चीज होगी कि मैं खर्चा ना बढ़ने दूं, मैं कहूं कि भाई मैं तो घर से इतने रुपए लेके आया हूं तो इसमें ही डाल दो, वो कहेगा फिर मैं कम दूंगा, क्योंकि चावल का दाम बढ़ गया, चावल पहले से महंगे हो गए। तो पहले तो आप 150 रुपए के चावल लेकर जाते थे, आपको इतने चावल मिल जाते थे। आज क्योंकि चावल महंगे हो गए तो आज 150 में इतने नहीं मिलेंगे, आज 150 में इतने ही मिलेंगे। तो दूसरा क्या हो सकता है, या तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, या फिर खर्चा ना मैं बढ़ने दूं तो मेरी जो यूटिलाइजेशन है, जितनी मुझे क्वांटिटी मिलेगी, कंजप्शन जो होगी वो मेरी कम हो जाएगी। तो एग्जामिनर वही दूसरी चीज कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है ड्यू टू 25% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, प्रति केजी चावल की कीमत में 25% की वृद्धि के कारण क्या हुआ, एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 केजी कम खरीद पा रहा है। एग्जामिनर कह रहा है इसकी वजह से अ पर्सन इज एबल टू परचेज 20 केजी कम फॉर ₹400। आदमी तो घर से 400 रुपए लेकर जा रहा था, रोज 400 रुपए लेकर जाता था, चावल लेकर घर आ जाता था। आज फिर 400 लेकर गया, चावल खरीदे, घर आ गया, 400 लेकर गया, चावल खरीदे, हर रोज उतने ही मिल रहे, घर आ गया। एक दिन वो 400 रुपए लेकर दुकान पे पहुंचा, दुकानदार ने कह दिया कि आज आप जो लेने आए हैं उसकी कीमत बढ़ गई है, उसके दाम बढ़ गए हैं। आज अगर आपने उतने ही चावल लेने हैं तो आपका खर्चा क्या होगा, 25% ज्यादा होगा। जितने चावल आपको 400 रुपए में मिलते थे, आज वो 400 में नहीं मिलेंगे, 400 से 25% ज्यादा में मिलेंगे अगर उतनी लेने हैं। आदमी कह रहा है कि भाई तो मैं तो घर से 400 ही लेकर आया हूं, मैं तो ज्यादा लेकर ही नहीं आया। तो आदमी कह रहा है मैं घर से 400 ही लेकर आया हूं, तो ऐसे कीजिए 400 में जितने डालने डाल दीजिए, तो आज उसको 400 में ही पहले से 20 केजी कम मिले। तो एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ राइस पर केजी, चावल की बढ़ी हुई कीमत, बढ़ा हुआ दाम क्या है वो फाइंड करना है। तो बच्चे आप देखिए, बढ़ा हुआ दाम मतलब नया दाम। अगर चावल की कीमत बढ़ी है तो इंक्रीज्ड प्राइस का मतलब क्या हो गया बच्चे, आपका न्यू प्राइस। और अगर चावल की कीमत कम हुई होती तो डिक्रीज्ड लिख दिया होता या फिर रिड्यूस्ड लिख दिया होता, वो भी नया प्राइस। तो बच्चे जब ऐसे क्वेश्चंस में आपने नया प्राइस फाइंड करना है, अगर चावल या चीनी या पेट्रोल कोई भी चीज है, अगर उसका दाम बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ दाम मतलब नया दाम। अगर उसका दाम कम हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो कम हुआ दाम यानी कि वो भी नया दाम। तो अगर आपने बच्चे नया दाम निकालना है तो हमेशा ऐसे सवालों में आपने क्या करना है बच्चे, उसको कितना चावल कम मिला, उसको 20 केजी कम मिले, किसकी वजह से, क्योंकि आज चावल 25% महंगे हो गए। चावल 25% महंगे हो गए तो 400 रुपए का उसका 25% खर्चा ज्यादा होना था। तो बच्चे उसका खर्चा कितना ज्यादा होना था, 25% ऑफ 400, क्योंकि वो जितने के भी चावल लेने गया था, चावल 25% महंगे हो गए तो उसका खर्चा भी इतना ज्यादा होना था। तो उसका खर्चा कितना ज्यादा होता, 25% ऑफ 400। ये टोटल खर्चा ना होता, इतना ज्यादा खर्चा होता, लेकिन उसने ये ज्यादा खर्चा नहीं किया। ये ज्यादा खर्चा नहीं किया तो उसको 20 केजी कम मिले, यानी कि 20 केजी इतने के मिलने थे। तो नया प्राइस क्या आ जाएगा, प्रति केजी फाइंड करना है तो बटे 20 करके आपका नया प्राइस आ जाएगा। इस तरह से आपने हमेशा दाम निकाल लेना है, नया दाम कितना आया। तो बच्चे 25% क्या होता है, 1/4। 25% की फ्रैक्शन बच्चे आपकी 1/4 होती है। तो 1/4 ऑफ 400 करोगे तो 100 रुपया, नीचे 20 है तो 100/20 आपका कितना आ गया, ₹5 पर केजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपका कितना आ जाएगा, 100/20 तो ₹5 प्रति केजी आपका आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। ध्यान से देखिए, आपने इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है कि जब भी नया दाम निकालना हो, मैंने इसलिए ब्रैकेट में नया लिख दिया कि बढ़ने के बाद का दाम नया दाम, कम होने के बाद का दाम नया दाम। अगर बढ़ने या कम होने से पहले का पूछा होता तो मतलब ओरिजिनल पूछा होता, पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर सवालों में वो हमेशा नया ही दाम पूछता है। तो नया दाम जब भी पूछा गया है, आपने एकदम से आंसर कैसे निकालना है,
जितने प्रतिशत का दाम बढ़ा या कम भी हुआ हो सकता था, लेकिन यहां पे बढ़ा है, जितने प्रतिशत का दाम बढ़ा है वो टोटल 400 का निकाल लीजिए। अगर 400 के चावल इतना दाम बढ़ना था, उसका इतना खर्चा ज्यादा होना था, लेकिन वो ज्यादा खर्चा नहीं कर रहा, तो इस ज्यादा खर्चे को ना करने से 20 केजी कम मिले, तो इसमें 20 केजी मिलने थे, तो प्रति केजी की कीमत बटे 20 करके आपका आंसर आ गया 5 रुपए प्रति केजी। पहला ऑप्शन बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन पुराने एग्जाम का। ड्यू टू 25% फॉल का मतलब दाम गिरना, कम होना। पिछले क्वेश्चन में इंक्रीज था तो यहां पे डिक्रीज है। 25% कमी आ गई किसके कीमत में? रेट ऑफ एग्स। एक आदमी 2 दर्जन एग्स ज्यादा खरीद पा रहा है 162 रुपए में। तो एग्जामिनर कह रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट पर डजन। हमने ओरिजिनल रेट निकालना है। तो बच्चे अगर किसी सवाल में आपने ओरिजिनल रेट भी निकालना होगा ना, तो आपने हमेशा नया दाम तो पहले निकाल ही लेना है। जो पिछले क्वेश्चन में सीखा आपने, नया दाम तो पहले निकालेंगे ही। तो नया दाम कैसे निकलेगा? 25% ऑफ 162, 25% ऑफ 162। इतना दाम कम होना था, उसने दाम कम नहीं होने दिया। उसने कहा कि यार अब मैं घर से ले आया, इतने पैसे इसमें डाल दो जितने एग्जाम है, तो उसको 2 दर्जन ज्यादा मिल गए। तो प्रति दर्जन की कीमत कितनी आ गई? बटे 2 करके। तो ये कितना बन गया बच्चे आपका? 25% होता है 1/4 इंटू 162 ऊपर है 2 नीचे है। बस मैंने 25% को 1/4 लिखा, बाकी तो सारा आपका हो गया ना। तो ये तो मैं यहां पे कैलकुलेशन कर देता हूं बच्चे आपकी। 2 ने 162 को काट देना है आपका 81 से, तो आपका 25% जो है वो 1/4 यानी कि 4 नीचे 81 ऊपर, बाकी सब कुछ कट गया। तो आपका नया प्राइस कितना आ गया? 81/4। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे कौन सा पूछा है? ओरिजिनल प्राइस। तो बच्चे जब भी एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चंस में ओरिजिनल प्राइस पूछे तो मेरी बात मानिए, एक लाइन में 15 से 20 सेकंड लगेंगे नहीं आपको, न्यू प्राइस निकाल लीजिए। पिछले क्वेश्चन में भी न्यू प्राइस आपने एक ही लाइन में ऐसे निकाल लिया, इस क्वेश्चन में भी न्यू प्राइस एक ही लाइन में एकदम से निकाल लोगे। 15 सेकंड का समय लगेगा, न्यू प्राइस आ गया। अब ओरिजिनल निकालना है तो क्या करोगे? देखोगे कि दाम कितना कम हुआ। दाम 25% कम हुआ। 25% फ्रैक्शन में 1/4 होता है, तो दाम 1/4 कम होने का मतलब क्या है बच्चे? इस क्वेश्चन में देखिए, मधु से हरी की इनकम 20% ज्यादा थी, तो 1/5 ज्यादा, यानी कि 5 से 1 ज्यादा। वंदना की इनकम आरती से 25% ज्यादा थी, 25% होता है 1/4, 4 से 1 ज्यादा। तो इस क्वेश्चन में नया प्राइस 25% कम हो गया, 1/4 कम हो गया, यानी कि 4 से 1 कम हो गया। यानी कि ओरिजिनल प्राइस अगर आपका 4 था तो नया प्राइस आपका 4 से 1 कम हो गया, 3 रह गया। तो आपने न्यू प्राइस तो निकाल ही लिया। अगर न्यू प्राइस निकाल लिया तो पुराना प्राइस क्या होगा? 4:3 में 3 की वैल्यू आपको 81/4 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू होगी, ये आपका सवाल है। तो बच्चे 3 की वैल्यू अगर 81/4 है तो 1 की वैल्यू 27/4, 1 की वैल्यू 27/4, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 27/4 का 4 गुना 27 रुपए प्रति डजन, ये डजन में था, तो 27 रुपए प्रति दर्जन। बच्चे आपका सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर आपसे आमतौर पर पूछता है। बच्चे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएंगे कि कितने बच्चों को कहानी समझ आ गई। कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना। जिन बच्चों को किसी एक आधे सवाल में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी और उसको लगेगा कि सेशन दोबारा से देखने से क्लियर हो रही है, तो दोबारा बेझिझक आपने, विदाउट एनी हेजिटेशन, आपने दोबारा सेशंस को देखना है। कई चीजें होती हैं मैथ्स में, खास करके कई चीजें होती है जो पहली बार में एकदम से नहीं क्लिक करती, तो थोड़ा रोक के, मतलब पॉज करके, स्लो करके आपने सेशंस को दोबारा देखना है, तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाती हैं। रिपीट करने में बहुत आपको फायदा होगा। तो बच्चे ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। कोई आदमी अपनी घड़ी बेच रहा है 75 रुपए में। एग्जामिनर कह रहा है पर्सन सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹75। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपए में बेची, तो उसे प्रॉफिट परसेंट हुआ, ही गॉट अ परसेंटेज प्रॉफिट। किसके इक्वल? इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आपका रुपीज में होगा। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक आदमी ने जब अपनी घड़ी 75 रुपए में बेची, तो बेचने पर उसे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का मतलब उसने जितने की घड़ी खरीदी होगी उससे ज्यादा पे बेची, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ?
रुपीज में तो पता नहीं कितना हुआ, परसेंटेज में उसको प्रॉफिट हुआ, जितना सीपी था उसी के बराबर प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो एग्जामिनर सीपी पूछ रहा है बच्चे आपसे, एग्जामिनर सीपी पूछ रहा है क्या होगा। एसपी आपको दे रखा है 75 रुपए, तो एग्जामिनर ने एक चीज दी है कि उसका सीपी जितना है प्रॉफिट परसेंट भी उतना ही हुआ और आपका एसपी आ गया 75 रुपए। आपको बच्चे एक चीज तो क्लियर है कि सीपी से एसपी कैसे आता है। अगर तो चीज लॉस पे बेची होती फिर तो सीपी में से लॉस माइनस करके एसपी आ जाता, लेकिन अगर चीज प्रॉफिट में बेची है तो सीपी में प्रॉफिट ऐड करके ही आपका एसपी आएगा। तो सीपी में प्रॉफिट ऐड करके आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा कि उतने ही प्रतिशत का प्रॉफिट परसेंट हुआ और दाम आपका 75 रुपए का बन गया। तो बेसिकली आपके जो चारों ऑप्शन है वो सीपी के हैं। एग्जामिनर ने सीपी पूछा तो चारों ऑप्शन सीपी के होंगे। तो आप देखिए कि अगर आपका सीपी हो 30 रुपए तो 30 रुपए का 30% कितना हो जाएगा, 9 रुपए। तो क्या 30 रुपए और 9 रुपए जोड़कर आपका 75 रुपए बन रहा है, नहीं बन रहा। फिर 40 देखो, 40 रुपए सीपी तो 40 का 40% आपका हो जाएगा 16 रुपए। 40 और 16 जोड़कर आपका 75 नहीं बन रहा। 45 रुपए सीपी, उसका 45% बच्चे आपका डेसिमल में आ जाएगा। तो 45 रुपए में डेसिमल वैल्यू जोड़ोगे तो 75 नहीं बनेगा। तो आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन 50 रुपए। तो आप देखो ऑप्शन उठाकर 50 रुपए सीपी, तो 50 रुपए का 50% हो गया आपका 25 रुपए। 25 जोड़कर आपका सेलिंग प्राइस 75 रुपीज बन गया, जो एग्जामिनर ने कंडीशन लगा रखी है। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन एकदम से सॉल्व होगा ऑप्शंस उठाने के बाद। तो मैं उम्मीद करूंगा कि काफी बच्चों को इस क्वेश्चन में ऑप्शंस समझ आ गए होंगे कि ऑप्शंस किस तरह से उठाए हैं। तो तीनों ऑप्शन जो पहले गलत हो गए तो चौथा जो बच गया वही आपका सही आंसर होगा। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चे समझ गए होंगे इस सेशन को। अगला सवाल मेरे साथ ही करना इसी तरह से ऑप्शंस उठा के। एग्जामिनर कह रहे हैं किसी आदमी ने अपनी घड़ी बेची 28 रुपए की और उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, डबल, 2 गुना हुआ ऑफ द कॉस्ट प्राइस। पिछले क्वेश्चन में था एग्जामिनर कह रहा था आदमी ने घड़ी 75 रुपए में बेची और उसको जितना सीपी है उसी के बराबर प्रॉफिट परसेंट हो गया। और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि उसने घड़ी 28 रुपए में बेची तो उसको प्रॉफिट परसेंट हुआ सीपी से 2 गुना। तो सीपी जितना भी है वो ऑप्शंस में दे रखा है, उसका 2 गुना प्रॉफिट परसेंट जोड़कर आपका 28 रुपए बनना चाहिए। तो एग्जामिनर ने सीपी ही पूछा है। तो बच्चे ध्यान से देखिए सीपी क्या होगा, वो ऑप्शंस में हमें दे रखा है। तो सीपी से आपका एसपी 28 रुपए कब बनेगा ये देखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है बच्चे, सीपी में प्रॉफिट जोड़कर आपका एसपी बन जाएगा। अगर सीपी 10 रुपए है तो 10 रुपए में आप 10 का 10% 1 रुपया बन गया तो वो 28 नहीं बना। अगर सीपी 1 नहीं 2 गुना तो 10 रुपए का 20% आपका 2 रुपए बन गया। तो 10 और 2 28 नहीं बन रहा। फिर 20 रुपए, अगर 20 रुपए का प्रॉफिट है तो 20 रुपए का सीपी है तो प्रॉफिट 40% का हो गया। प्रॉफिट क्या है, सीपी से 2 गुना, प्रॉफिट 40% का, 20 का 40% बच्चे आपका 8 रुपए बन गया। तो 8 रुपए बनने के बाद आपका सेलिंग प्राइस 28 रुपए बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहां पे आंसर आ गया। मैं लिख भी दे रहा हूं कि 20%, 10 रुपए का 20% 2 रुपए हो जाएगा। 10 और 2 28 नहीं बन रहे। 20 का 40% 8 रुपए हो जाएगा, ऐड करके 28 रुपए बन जाएंगे आपके। तो आपका आंसर आ जाएगा सीपी 20 रुपए। तो बाकी के 2 ऑप्शंस बच्चे आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 24 और 25। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सेशन समझ आया होगा। तो बच्चे आज का सेशन हमारा इन 6-7 क्वेश्चंस का था। अगले सेशंस में मैं थोड़े क्वेश्चंस लेकर आऊंगा ज़्यादा, और मैंने बस पहले 2-3 सेशंस में आपको थोड़ा चेक करना है, इसीलिए मैं आपसे उम्मीद भी कर रहा हूं कि कमेंट्स ज़रूर करेंगे आपके। मैं आपको कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं उस तरह से, उस हिसाब से मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता जाऊंगा। क्वेश्चंस की वेटेज भी बढ़ाऊंगा। आज हमने 6-7 क्वेश्चन किया तो मैं 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चंस की ओर भी जाऊंगा, और थोड़ा सा लेवल भी जिस तरह का आईबीपीएस क्वेश्चंस को डाल रहा है वहां तक लेकर जाऊंगा। तो आप प्लीज़ पहले सेशंस में थोड़ा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताते जाएं कि चीज़ें कितनी समझ आ रही हैं। सेशन बाकी बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें। 1 सेकंड का समय लगेगा, सेशन को लाइक ज़रूर करें। तो अगले सेशन में मिलेंगे बच्चे। थैंक यू।